स्टूडेंट, आज हम अपने पास जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो है बेटा कंसाइनमेंट चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि ये क्या होते हैं लॉसेस, इनकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो मैं टोटल में आपको 4 एग्जांपल्स कराऊंगा इससे रिलेटेड इस वीडियो के अंदर, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन से लॉस की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है और लॉस की इंक्रेंस कहां पे हो रही है, इससे कैसे वैल्यूएशन पे फर्क पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक की या आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी पे। हम जब बात करते हैं बेटा नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस को लेकर, नुकसान का मतलब ये बात तो क्लियर हो रहा है कि आपके पास गुड्स लॉस्ट हो रहे हैं, गुड्स का नुकसान हो रहा है। अब इसको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है बेटा एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस में फर्क क्या है? नॉर्मल लॉस का मतलब है जो अनअवॉइडेबल है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लीजिए बेटा मुंबई से एक ट्रक चला बेसिकली जिसके अंदर पेट्रोल है 1000 लीटर। अब वो ट्रक बेसिकली मान लीजिए आपके पास जो है ऑयल टैंकर वो आपके पास पहुंचा दिल्ली। अब उसके अंदर से बेसिकली जो पेट्रोल है आपके पास बेटा वो मान लीजिए कि 2 लीटर जो आपके पास पेट्रोल है वो आपके पास इवेपोरेट हो गया, वो आपके पास उड़ गया। नाउ जो पहुंचा वो कितना पहुंचा, 1000 माइनस 2 998 लीटर। क्या आप उस नुकसान को कंट्रोल कर सकते हो? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो ये जो आपके पास इवेपोरेशन है, ऑयल स्पिलिंग है, आपका शॉर्टेज है कई जगहों पे, ये इस प्रकार के लॉस होते हैं जिन्हें हम अपने पास कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल है। इवन दो ये आपके पास इंश्योरेंस कंपनी भी इसका क्लेम नहीं देती, क्योंकि इस केस में तो हमेशा ही क्लेम आ जाएगा ना बेटा। तो इस वजह से यहाँ पे कोई इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिलता, इसकी कोई इंश्योरेंस नहीं होती है। अब ये हमारा प्योर नुकसान है जिसकी वजह से अब जो हमारी कॉस्ट होती है 1000 यूनिट्स की, वो इफेक्टिवली बन जाती है कॉस्ट ऑफ 998 यूनिट्स, जैसे मैंने आपसे बात करी यहाँ पे लीटर ऑफ पेट्रोल को लेके। तो वो चीज है। जबकि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जो आपके पास अवॉइडेबल लॉस है, जो कंट्रोलेबल है, जिसके बदले इंश्योरेंस कंपनी से पैसा भी मिल जाता है अगर आपने पॉलिसी करा रखी हो। जैसे आपके पास आग लग गई बेटा, चोरी हो गई, ये आपके पास आते हैं एबनॉर्मल लॉस में। तो हम एक बार कैसे पढ़ते हैं अभी। सबसे पहला आ रहा है मीनिंग, लॉस दैट इज एक्सपेक्टेड और अनअवॉइडेबल इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो आपका लॉस होगा ही होगा। लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अनफोर्सीन कॉज विच इज अवॉइडेबल इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप लिक्विड कंसाइन करते हैं लाइक ऑयल, पेट्रोल एटसेट्रा, एनी लॉस इन द क्वांटिटी ड्यू टू स्पिलिंग और इवेपोरेशन, वो आपका हो गया बेटा नॉर्मल लॉस। अगर इंटायर और ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ऑयल पेट्रोल लॉस हो गया ड्यू टू एक्सीडेंट हो गया या आग लग गई, तो वो एबनॉर्मल हो गया। इसमें कोई इंश्योरेंस क्लेम आपके पास नहीं मिलता बेटा, जबकि इसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्स करती है सुटेबल पॉइंट अमाउंट जो भी है आपके पास वो आपको मिल जाता है। ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू कि आपने पॉलिसी ले रखी है तो ही आपको क्लेम मिलेगा, एंड सब्जेक्ट टू पॉलिसी के क्या टर्म्स है, ठीक है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जो भी टोटल कॉस्ट है प्लस जो खर्चे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे कितनी क्वांटिटी बची है नॉर्मल लॉस की। और हम किताबों में नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड नहीं करते। अब ये रिकॉर्ड नहीं करते का मतलब क्या हो रहा है बेटा? रिकॉर्ड ना करने का मतलब ये है एक तरीके से ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। बिकॉज जब आप अपने पास फाइनल अकाउंट करते हैं, आपने सुना होगा बेटा वहां पे सिर्फ एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट आती है, नॉर्मल लॉस की नहीं आती। क्योंकि जब आपने गुड्स खरीदे हैं तो परचेज कॉस्ट तो बुक होगी ना बेटा डेबिट साइड में। अब जब वो गुड्स ना तो बिके और ना वो बचे, ना वो सेल में आए, ना वो क्लोजिंग स्टॉक में आए, तो ऑटोमेटिकली परचेज कॉस्ट में उसकी कॉस्ट डलने की वजह से नुकसान ऑटोमेटिकली बुक हो गया ना बेटा। वो चीज आपके पास आ रही है। पर जो बचा हुआ स्टॉक है उसकी एक तरीके से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो खर्चा उन गुड्स के ऊपर लगा था वो इफेक्टिवली अब आपके रिमेनिंग यूनिट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसलिए पर यूनिट कॉस्ट एक बार के लिए बढ़ जाती है। हम यही बात कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट प्लस खर्चों को हम डिवाइड करते हैं जितनी क्वांटिटी नॉर्मल लॉस के बाद बचती है। एबनॉर्मल लॉस को वैल्यू करते हैं सिमिलर मैनर में जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक को करते हैं और उसे क्रेडिट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। हम एक बार के लिए जो एबनॉर्मल लॉस है बेटा उसकी एंट्री दिखा देते हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। हम कंसाइनमेंट अकाउंट से उसकी कॉस्ट को बाहर कर देते हैं, जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट बाय एबनॉर्मल लॉस लिख देते हैं, ताकि उसका नेट लॉस आफ्टर कंसिडरिंग द इंश्योरेंस क्लेम वो हम अलग से जान सके। तो एक बार के लिए हम कंसाइनमेंट अकाउंट में बाय एबनॉर्मल लॉस लिख देते हैं जितनी उसकी कॉस्ट है। इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं डलती नॉर्मल की एज सच फॉर दी नॉर्मल लॉस, ये सिर्फ एडजस्ट हो जाता है क्वांटिटी डिडक्शन से। जो टोटल खर्चा लगा और जो डिवाइड बाय यूनिट है वो करके आपकी पर यूनिट कॉस्ट निकल के आ जाती है। नाउ हम इसके अंदर बेटा एक अपने पास टेबल बनाते हैं जहां से आपका लॉस और क्लोजिंग स्टॉक सब निकल के आ जाते हैं, जो हमारे लिए हमेशा आसान अप्रोच रहती है। यहाँ पे आपका कॉलम बन जाता है पर्टिकुलर यूनिट्स एंड अमाउंट। बेटा गुड्स एंड की जो कॉस्ट है वो तो आ जाएगी जिसमें यूनिट्स आ गए आपके और कितना अमाउंट है, प्लस कंसाइनर के खर्चे। अब कंसाइनर के सारे खर्चे आपके पास तभी लग रहे हैं जब गुड्स को भेजा जा रहा है कंसाइनी के पास, तो वो सारे कॉस्ट ऐड हो जाएगी।
तो वो टोटल यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बन के आ गई कितनी है। अब अगर नुकसान बेटा रास्ते में हो रहा है, अगर नॉर्मल लॉस हो रहा है, तो सिर्फ क्वांटिटी कम होगी, वैल्यू कम नहीं होगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको, नॉर्मल लॉस को हम किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते, तो आपकी वजह से, इसकी वजह से आपके पास वैल्यू कम नहीं होगी, सिर्फ क्वांटिटी कम होगी, जिससे कि इफेक्टिवली पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स तो कम हो गए, पर आपकी कॉस्ट जो है ज्यादा थी, वो सारे यूनिट्स की थी। और अब नॉर्मल लॉस में क्या है, क्वांटिटी भी कम होगी और वैल्यू भी कम होगी, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि इसे कंसाइनमेंट अकाउंट से हम अपने पास बाहर कर देते हैं एक बार के लिए, ताकि इंश्योरेंस क्लेम के बाद पता चल सके नेट में नुकसान कितना हुआ। ठीक है ना। ये तब है अगर नुकसान रास्ते में हो रहा है। और फिर हम अपने पास बेटा कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे ऐड करते हैं। नॉन रेकरिंग खर्चे कौन से? डायरेक्ट खर्चे जो गोडाउन में पहुंचने से पहले लग रहे हैं। मान लीजिए कैरेज क्लियरिंग का खर्चा है, ऑक्ट्रॉय का खर्चा है, जो गोडाउन में पहुंचने तक पहले तक लग रहे हैं, जो हम क्लोजिंग स्टॉक के कॉन्सेप्ट में भी सीखते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड रख रहा हूँ, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड कंप्यूटेशन। तो वहां पे कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे आ जाते हैं जो गोडाउन में पहुंचने से पहले तक लग रहे हैं। ठीक है ना। सो वो आपके पास बेटा आ जाती है वैल्यू कि टोटल यूनिट्स कितने हैं और उनकी टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी है एक बार। और बाद में जितने बिक गए उन्हें आपके पास माइनस करके पता चल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना आपके पास निकल के आ रहा है। इसमें ये ऑब्वियसली मैंने जो टेबल बनाया है इस तरीके से बनाया कि नुकसान रास्ते में हो रहा है। वैसे नुकसान जो है बेटा कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के बाद भी हो सकता है, कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने के बाद भी तो हो सकता है। तो उस केस के अंदर थोड़ा सा टेबल का सीक्वेंस बदल जाता है। वो नीचे नोट तो लिखा हुआ मैंने, पर आपके पास अभी समझ आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल से कराऊंगा बेटा। तो एग्जाम्पल से हमें उस चीज की क्लैरिटी हो जाएगी बिल्कुल। सो डोंट वरी ऑन दैट। ठीक है। नाउ हम अपने पास एग्जाम्पल करने शुरू करते हैं यहाँ पे, जिससे हमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में आपके पास समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल 1 ले रहा हूँ जहां पे हम नॉर्मल लॉस को सीखेंगे, फिर मैं धीरे धीरे अब नॉर्मल लॉस कराऊंगा। मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 को श्रेयस ऑफ दिल्ली ने 1000 बॉक्सेस भेजे बेटा टी के विराट ऑफ बेंगलोर को कंसाइनमेंट पे। हर बॉक्स की कॉस्ट है 500। श्रेयस ने रेलवे फ्रेट दिया 3000 और पैकेजिंग का खर्चा दिया 2000, तो एक कंसाइनर का खर्चा हो गया 5000। 50 बॉक्सेस का नुकसान हो गया ऑन दी वे ड्यू टू वेस्टेज। और वो कौन सा लॉस है? लिख दिया जी, नॉर्मल लॉस है, रास्ते में नुकसान हो गया। 30 जून को विराट ने अकाउंट सेल्स भेजी श्रेयस को, जिसमें बताया कि 750 बॉक्सेस को बेचा जा रहा है। कितने में बेचा उसने? 800 ईच में। जो विराट ने खर्चा किया वो क्या बेचा? कैरेज एंड क्लियरिंग का खर्चा 2000, गोडाउन रेंट पे किया 3500 और सेलिंग एक्सपेंस दिए 1500 और कमीशन है 5% ऑफ दी सेल्स। हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है श्रेयस की बुक्स में। तो बेटा कैसे कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास बनता है? तो अगर हम देखें कंसाइनमेंट अकाउंट में पहले बेसिक चीजें डाल देते हैं जितनी हमारे पास डायरेक्ट है। ठीक है ना। फिर उसके बाद लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन पे आएंगे। तो सबसे पहले बेटा क्या आ रहा होगा? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो कि हमारे पास बेटा कितने बॉक्सेस है टोटल में भेजे? 1000 और हर बॉक्स की कॉस्ट है कितनी? 500। तो टोटल में कितनी कॉस्ट होगी बेटा? 5 लाख। देन टू बैंक अकाउंट हो गया बेटा। जितने खर्चे कंसाइनर ने पे करे बेटा, कौन कौन से पे करे? एक पे करा फ्रेट, रेलवे फ्रेट विच इज 3000 और एक आपके पास पैकेजिंग। तो ये आपका कंसाइनमेंट टू बैंक आ गया, एंट्री जो बन जाती है विच इज हाउ मच? 2000। तो ये टोटल बन गया आपके पास कितना बेटा? 5000। देन नुकसान हुआ रास्ते में, उसके बारे में हमारे पास देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। देन आपके पास उसने बोला सेल्स करी, तो बाय विराट, बेसिकली जो सेल्स के पैसे लेने हैं विराट से, तो बाय विराट आपके पास सेल्स बुक हो गई विच इज 750 बॉक्सेस इंटू 800। तो 750 इंटू 800 हमारे पास बनता बेटा 6 लाख। देन आपके पास बेटा जो खर्चे करे विराट ने, तो टू विराट, जो उसको पैसे देने हैं एक्सपेंसेस के, जिसमें कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास? कैरेज एंड क्लियरिंग 2000,
कैरेज के आपके पास क्लियरिंग के 2000 रुपये देने, देन रेंट का देना है, गोडाउन रेंट का विच इज आपके पास 3500 और सेलिंग एक्सपेंस विच इज हाउ मच 1500। तो ये आपके पास टोटल कितना हो गया बेटा 2000 प्लस 3500 प्लस 1500 विच इज 7000। तो 7000 उसे खर्चे के देने हैं और फिर 5% की कमीशन ऑन सेल्स भी है। तो टू विराट कमीशन जो कि सेल्स का 5% है, तो 6 लाख के ऊपर 5%। ये हम अपने पास बेसिक चीज़ें आ रही है जो नॉर्मल कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के समय हम अपने पास सीखते हैं। मैं अभी उतने तक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, फिर अभी लॉस के आपके पास रेलिवेंस आ जाएगी। नो, अब आता है हमारे पास नॉर्मल लॉस, जो कि बेटा कितना हुआ हमारे पास 50 बॉक्सेस का नॉर्मल लॉस हुआ। क्या ये किताबों में रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। ऑटोमेटिकली खर्चा डल गया आपके पास, इसे अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हम अपने पास। ऑटोमेटिकली प्रॉफिट विल डिक्लाइन, प्रॉफिट विल डिक्लाइन आपके पास। ठीक है, अब क्या कुछ बॉक्सेस बचे भी है? यस, क्योंकि भेजे थे 1000, 50 का नुकसान हो गया और 750 बेच दिए तो 200 बचे। तो आपके पास बाय कंसाइनमेंट स्टॉक बेटा आएगा, क्लोजिंग स्टॉक के नाम का आपके पास आ रहा होगा यहाँ पे, तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। नो, ये कैसे निकलेगा? ये हमारा बनता है बेटा वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने अपने पास टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टेबल बनाना है, जो मैं आपको बता रहा था, जहाँ पे मैंने लिखा बेटा यूनिट्स विच इज नंबर ऑफ बॉक्सेस और अमाउंट। ना सबसे पहले हमारा आया गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वैल्यू, टोटल 1000 बॉक्सेस थे बेटा जिनकी कॉस्ट 5 लाख है, प्लस कंसाइनर का खर्चा जो कि आपके पास श्रेयस का खर्चा था। किस किस चीज का बेटा? फ्रेट और पैकेजिंग का 5000। तो यानी कि हमारे पास बेटा 1000 बॉक्सेस की कॉस्ट जो है वो कितनी है? 5,05,000। फिर आपके पास रास्ते में क्या हुआ बेटा? नॉर्मल लॉस हुआ। तो नॉर्मल लॉस होने की वजह से क्वांटिटी कम हो जाएगी, वैल्यू कम नहीं होगी, क्योंकि इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो एज गुड एज 950 की कॉस्ट 5,05,000 है। पर अब आपके आ रहे हैं बेटा कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे भी जो लगे। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। अब बेटा नॉन रेकरिंग खर्चे कौन से है? इसमें 3 खर्चे की पेमेंट करी थी, कैरेज एंड क्लियरिंग, रेंट और सेलिंग एक्सपेंस। तो कौन सा है बेटा जो डायरेक्ट खर्चा है आपके पास? दैट इज कैरेज एंड क्लियरिंग। तो दैट इज 2000 रुपीज। तो यानी कि आपके पास 2000 रुपये का ये भी खर्चा आ गया। तो इफेक्टिवली 950 की कॉस्ट जो है वो है 5,07,000। इन आइडल सिनेरियो अगर नुकसान ना होता तो 1000 की बनती बेटा, ये 1000 की होती, पर 50 का नुकसान हो गया, हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे। अब ये 950 यूनिट्स आपके पास की कॉस्ट बनी, जिसमें से हमने सेल कर दिए कितने? 750। तो स्टॉक में कितने बच गए बेटा? 200। तो हमारी स्टॉक की वैल्यू निकल के आ जाएगी अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विच इज हाउ मच? अगर 5,07,000 950 की आपके पास कॉस्ट है तो 200 की कितनी है? वो आपका यूनिटरी मेथड लग गया बेटा। तो 5,07,000 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 200 दैट इज 106,737। 106,736.8 था, तो राउंडेड ऑफ टू 737 लिख दिया। तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अमाउंट 106,737। बस ही, क्या कुछ और आएगा? नहीं। आपके पास ऑटोमेटिकली नॉर्मल लॉस की वजह से अगर ये ना हुआ होता
तो क्लोजिंग स्टॉक में बेटा 250 यूनिट्स आ रहे थे, आपका ज्यादा वैल्यू आती। तो नॉर्मल लॉस होने की वजह से ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, वो कहीं दिख नहीं रही बट प्रॉफिट कम हो गया बेटा, क्योंकि क्वांटिटी कम होने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक की वैसे से वैल्यू क्या होगी, कम होगी। नहीं तो ज्यादा बचे होते बॉक्सेस तो ज्यादा वैल्यू आती, कम बचे। पर यह कि पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई, जो इफेक्टिवली 1000 यूनिट्स की कॉस्ट थी वो अब 950 की कॉस्ट है एक तरीके से, और उसमें से 200 बचे। तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो निकल के आ जाएगा। तो 6 लाख प्लस 106,737 माइनस 5 लाख माइनस 5,000 माइनस 7,000 माइनस 30,000। तो आपका प्रॉफिट आ गया बेटा 2 नेट प्रॉफिट, जो कि पीएनएल अकाउंट में चला जाता है, जनरल पीएनएल में 164,737। ये हमारे पास निकल के आ गया बेटा नेट प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, नॉर्मल लॉस के बारे में सीखा। नॉर्मल लॉस होने की वजह से क्वांटिटी कम होगी बेटा, वैल्यू कम नहीं हुई हमारे पास। अगर हम अपने पास देखें, इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते अपने पास, ठीक है ना। ये हमारा था केस नंबर 1। अब हम अपने पास बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। मैं उसी में थोड़े चेंजेस बदलाव करता रहूंगा, आपको देखने को मिलेगा। अब इससे रिलेटेड हमने अभी 4 टोटल एग्जांपल्स करने हैं। लेट्स सी अब हमारे पास थोड़ी सी पेस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि काफी चीजें हमारे पास रेपिटेटिव हो जाएगी। पर हम देखेंगे कि अब नॉर्मल लॉस है, कहां पे हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी बातें हो जाएगी। मान लीजिए एग्जांपल 1 में 50 बॉक्सेस रास्ते में डिस्ट्रॉय हुए, रास्ते में, और एबनॉर्मल लॉस है, इंश्योरेंस क्लेम मिला 15,000। बाकी फैक्ट सारे सेम है बेटा, बाकी फैक्ट सारे सेम है, मतलब गुड सेंट वगैरह सारी चीजें सेम है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, अभी एबनॉर्मल लॉस है, तो हम जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, मैंने बाकी सारी चीजें एज इट इज है बेटा, वो सेम रहेगी एग्जांपल 2 में। तो गुड सेंट की वैल्यू भी सेम है 5 लाख, कंसाइनर के जो खर्चे पे करे एक्सपेंस के फ्रेट और पैकेजिंग 5,000, विराट को जो पैसे देने खर्चे के कमीशन देनी है विराट का सेल्स का। हमें क्या दो चीजें पता करनी है, एबनॉर्मल लॉस और कंसाइनमेंट स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस और कंसाइनमेंट स्टॉक हमें यहाँ पे निकालना है। अब एबनॉर्मल लॉस को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो इस अकाउंट से बाहर कर देते हैं, ताकि ये अकाउंट अदर देन एबनॉर्मल लॉस हमें बाकी प्रॉफिट लॉस बताए। और एबनॉर्मल लॉस को हम इंश्योरेंस क्लेम के अमाउंट जितना मिला उसको कंपेयर करके अलग से प्रॉफिट लॉस जानते हैं, ठीक है ना। और चाहे कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस है, चाहे एबनॉर्मल लॉस का लॉस जो भी आएगा, वो जाना जनरल पीएनएल में बेटा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हमें ये वैल्यूज निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, अगेन अपना टेबल। अब टेबल के अंदर कुछ चीज तो सेम है, गुड सेंट 1000 बॉक्सेस की कॉस्ट 5 लाख है, और कंसाइनर का खर्चा भी 5,000 है। तो देखिए मैं आपका कुछ चीजें हमारे पास, हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे। अब यानी कि हमारे पास बेटा अगर हम देखें 1000 बॉक्सेस की कॉस्ट है 5,05,000। अब रास्ते में हुआ एबनॉर्मल लॉस ऑन द वे, कितने बॉक्सेस का, 50 का। क्या इसको रिकॉर्ड करते ही, यस, क्योंकि आपके पास जो है इससे हमें क्लेम मिलना है, तो इसकी कॉस्ट को हमने बाहर करना है। अब यहां पे लगेगा यूनिटरी मेथड। अगर 5,05,000 1000 बॉक्सेस की कॉस्ट है, क्योंकि 1000 बॉक्सेस की टोटल कॉस्ट 5 लाख प्लस 5,000 है, तो भाई 50 की कितनी हुई, तो यूनिटरी मेथड लग गया। 5,05,000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 50, तो दैट इज 25250, 25250। और यहाँ पे बेटा प्रॉपर यूनिटरी मेथड ही लगा है। 5,05,000 अगर 1000 की कॉस्ट है तो 50 की कितनी, ठीक है ना। तो अब बच कितने गए, 950। उनकी कॉस्ट कितनी है बेटा, 479,750 प्लस कंसाइनी का नॉन रेकरिंग खर्चा, वो क्या 1000 बॉक्सेस पे लगा, नहीं 50 तो मिले ही कम है ना, तो रास्ते में नुकसान होते हैं। वो जो लगा है खर्चा, वो तो सिर्फ किस पे लगा है, आपके पास जो आपके पास बचे हैं बॉक्सेस, तो 950 पे लगा बेटा। 2000 का खर्चा आपके सिर्फ 950 बॉक्सेस पे लगा है, तो इफेक्टिवली 950 बॉक्सेस की टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी होगी, 479,750 आपके पास प्लस 2000, तो हो गया 481,750। एंड साथ के साथ अब स्टॉक कितना आएगा बेटा, सेल कितने करे, 750, वो तो कॉमन है, तो 200 बच गई। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा, अगर 481,750 कॉस्ट हमारे 950 की है, तो बचे वे 200 की कितनी,
क्योंकि 750 सेल हो गए। तो 481 750 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 200, तो 101421 101421 हमारी आ गई वैल्यू यहाँ पे, ठीक है ना। यह आई क्लोजिंग स्टॉक की। और अब नॉर्मल लॉस कितना था, 25250। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 25250 और ये आ गया 101421। तो हमने अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को यहाँ से बाहर कर दिया। अब हमारा अकाउंट जो है इफेक्टिवली अगर देखूं, अगर बेटा 1000 बॉक्सेस थे तो क्वांटिटी मैच होगी ना, 750 बेच दिए, 50 का नुकसान हुआ और 200 बच गए। तो 1000 के बॉक्सेस के बदले 1000 की चीज आ गई, ठीक है ना, अल्टीमेटली हमारे बॉक्सेस। बट नॉर्मल में वो रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो जाता है। अब हमारा प्रॉफिट जो है वो देख लेते हैं, 6 लाख प्लस 25250 प्लस 101421 माइनस 5 लाख माइनस 5000 माइनस 7000 माइनस 30000। तो नेट प्रॉफिट आ गया बेटा 184671। बैलेंसिंग फिगर 184671, ये आ गया नेट प्रॉफिट। पर क्या हमारा सारा खत्म हो गया इस सर? नहीं जी, यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस के मुझे क्लेम भी मिला है। कितना क्लेम मिला था बेटा हमें? 15,000 का क्लेम मिला है हमारे केस 2 में, अभी एग्जांपल 2 में। सो हम क्या करते हैं, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना था बेटा नॉर्मल लॉस हमारा? 25250। पैसे कितने मिले बाय बैंक क्लेम के? 15,000। बाकी आपका आ गया बाय P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, जो नेट लॉस हो गया, विच इज 10250। ठीक है जी। सो अगर मेरे से कोई ये पूछे भाई आपका टोटल प्रॉफिट लॉस कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा 184671 माइनस 10250, क्योंकि दोनों ने P&L अकाउंट में चले जाना है। जो कंसाइनर अपना मेन ट्रेडिंग पे बनाना है वहां पे चले जाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट भी और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का लॉस भी, अल्टीमेटली जो नेट में हो रहा है आफ्टर क्लेम। तो एबनॉर्मल लॉस किताबों में रिकॉर्ड होता है बेटा, एबनॉर्मल लॉस किताबों में रिकॉर्ड होता है। और उसकी वजह से हमने देखा यहाँ पे आपके पास जो है प्रॉफिट आपके पास कितना आया, वो हमने देखा ये नुकसान रास्ते में हुआ था, तो रिकॉर्ड हुआ, उसको बाहर किया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पे आपके पास फर्क पड़ा, आपने देखा प्रॉफिट आपके पास आया, और अब नॉर्मल लॉस का हमने अलग से जाना। ये था एग्जांपल नंबर 2। ठीक है जी। नाउ अगर हम देखें बेटा अपने पास अगले एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 1 में मान लीजिए 50 बॉक्सेस डिस्ट्रॉय हुए, अब कंसाइनी के गोडाउन में, मतलब विराट के गोडाउन में जाके हो रहा है नुकसान, तो देखेंगे उससे फर्क क्या पड़ेगा। एंड वो अब नॉर्मल लॉस है, इंश्योरेंस क्लेम मिला 15,000। नो, एबनॉर्मल लॉस अब रास्ते में नहीं हो रहा, लिख दिया गोडाउन में हो रहा है, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? यस, उससे भी फर्क पड़ेगा। नाउ यहां पर अगर हम देखें बेटा एग्जांपल 3 में हमारी बाकी चीजें तो सेम है, तो मैंने उतनी चीजें आपको दिखा दी, गुड्स एंड फ्रेट खर्चे, विराट कमीशन, सेल्स, और अब नॉर्मल और क्लोजिंग स्टॉक हमने निकालना है। और हमने क्या बनाना है बेटा अपना टेबल। अब टेबल जब बनाना है तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की कॉस्ट और कंसाइनर के खर्चे दिए हुए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्या नुकसान पहले आएगा कि कंसाइनी के नॉन रेकरिंग पहले आएंगे, बस ये बात समझनी है। अब यहाँ पे बेटा जो नुकसान हुआ है वो गोडाउन में पहुंचने के बाद हुआ है, तो उसकी वजह से कंसाइनी का नॉन रेकरिंग खर्चा आपका 950 बॉक्सेस पे लगा कि 1000 पे? 1000 पे लगा, तो उसकी वजह से आपके पास कंसाइनी का नॉन रेकरिंग खर्चा पहले आ जाएगा। कंसाइनी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, जो कि कैरेज क्लियरिंग का था, कितना खर्चा? 2000 पे। कितना था बेटा हमारे पास? 2000 ही था कैरेज क्लियरिंग का, तो वो आ गया। और हमारी टोटल जो 1000 बॉक्सेस की कॉस्ट है वो कितनी होगी? 5,07,000। अब हो रहा है हमारा एबनॉर्मल लॉस, जिसमें आपके पास बेटा कितना हुआ हमारे पास एबनॉर्मल लॉस? 50 का। क्या उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ जाएगा? यस। पिछली बार बेटा 5,05,000 थी जब रस्ते में हुआ था, अब उसकी कॉस्ट टोटल की 5,07,000 है, तो अगर 5,07,000 1000 की है तो 50 की कितनी हो? 25350।
25350 एंड वी आर सीइंग कि हर एक पर्टिकुलर छोटी सी चीज से आपके अमाउंट्स पे कैसे फर्क पड़ रहा है। और हमारी टेबल अप्रोच हमेशा हमारे पास बेटा आसान ही रहती है, ये वाली, ठीक है ना। तो अगर 5,07,000 हजार की कॉस्ट है तो 50 की कितनी हुई, तो यहाँ पर 950 की कॉस्ट यानी कि कितनी निकल के आ गई, 25350 माइनस 5,07,000, 481,650। और फाइनली आपके पास बेटा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो निकल के आएगा हमारे पास वैल्यू विच इज 481,650। अगर 950 की कॉस्ट है तो बचे हुए 200 की कितनी है, बचे हुए 200 की कितनी है, डिवाइडेड बाय 950 इंटू 200, 1,01,400। तो यहाँ पर आपके पास देखिए आपके पास फर्क कैसे पड़ रहा है, ठीक है ना। सो अब नुकसान हुआ जब गोडाउन में पहुंच के, तो यानी कि कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे जो बेटा वो 1000 बॉक्सेस पे लगे, ना कि 950 पे लगे। तो उससे आपका टेबल के सीक्वेंस से आपके पास अपने ऑटोमेटिकली चीज हो जाती है, ठीक है ना। तो 25,350 और 101,400। और हमारा निकल के आ जाएगा बेटा जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, तो -5 लाख -5,000 -7,000 एंड -30,000। तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 184,750। वन एटी फोर सेवन फिफ्टी। और फाइनली अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या रहा होगा, 25,350 है बेटा। तो टू कंसाइनमेंट 25350 आएगा। बाय बैंक हमें क्या मिला, क्लेम, कितना क्लेम मिला बेटा हमें, 15,000। तो बाय पीएनएल आपका नुकसान जो है अल्टीमेटली बुक हो जाएगा क्लेम के बाद जो बन रहा है 10350। तो क्या हमारे एग्जाम्पल 2 और इसमें आंसर में फर्क आया, द आंसर इज यस। अगर आप एग्जाम्पल 2 में बेटा देखेंगे तो वहां आंसर था 184,671, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में फर्क था। क्योंकि अब नॉर्मल लॉस रास्ते में हो गया था तो कंसाइनी का नॉन रेकरिंग खर्चा नहीं लगा। तो नुकसान कौन से प्रकार का है ये भी जानना जरूरी है, और नुकसान कौन सी जगह पे हो रहा है ये भी बस जानना जरूरी है। बस ये दो चीजें क्लियर, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखेंगे 184,671 था, जबकि हमारे एग्जाम्पल 3 में वो आपके पास 184,750 है, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट पे फर्क पड़ गया। तभी आपके पास जो बेटा, अगर मैं अपने पास कंसेप्ट में आपके पास दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने तभी टेबल के समय कहा था कि टेबल अभी इस तरीके से बनाए कि नुकसान रास्ते में हो रहा है, पर नीचे नोट आपके पास मैंने मेंशन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है गुड्स को वैल्यू करना कि नुकसान रास्ते में हुआ कि कंसाइनी के गोडाउन में, दोनों एबनॉर्मल। और कैसे होंगे वैल्यू, अगर रास्ते में हो रहा है तो कंसाइनी के नॉन रिकरिंग खर्चे इंक्लूड नहीं होंगे, जो कि एग्जांपल 2 में बात सीखी। अगर कंसाइनी के गोडाउन में हो रहा है तो कंसाइनी का नॉन रिकरिंग खर्चा का भी प्रोपोर्शनेट पोर्शन चला गया, तो उससे हमारा देखिए अब नॉर्मल लॉस बढ़ गया था एग्जांपल 3 में, तो उससे फर्क पड़ गया आपके पास जो है, ठीक है ना। तो वो चीज जानना जरूरी है कि कहां पे हो रहा है, उससे टेबल के सीक्वेंस पे फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना बात। नाउ एक और हम अपने पास एग्जांपल करते हैं, भाई ये तो बात करी, भाई नॉर्मल भी सीख गए, अब नॉर्मल भी सीख गए कहां पे हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अगर दोनों लॉस हो हमारे क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं बेटा। दोनों लॉस अगर क्वेश्चन में अंदर है तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे सीखा वैसे करेंगे। तो एग्जांपल 1 में मान लीजिए 50 बॉक्सेस का रास्ते में नुकसान हुआ वेस्टेज की वजह से, और वो नॉर्मल है। और 50 बॉक्सेस रास्ते में नहीं हुए, वो गोडाउन में आपके पास हुए, वो कंसाइनी के गोडाउन में हुए डिस्ट्रॉय, और वो एबनॉर्मल है। तो 50 बॉक्सेस नॉर्मल रास्ते में, 50 बॉक्सेस एबनॉर्मल गोडाउन में पहुंचने के बाद इंश्योरेंस क्लेम मिला 15,000। तो ये हमारे पास एक और हम एग्जांपल करें जहां मैंने दोनों लॉसेस डाल दिए एक बार के लिए, भाई हमारा वो वाली चीज भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सो अब यहां पर हमारे पास बेटा जो चीज थी वो तो ये वाला पार्ट तक तो सेम ही है, जहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट हम बना रहे हैं और बाकी चीजें गुड्स एंड पेमेंट, विराट खर्चे, कमीशन, सेल्स वगैरह आ गया। अब हमें बाकी चीजें निकालनी है, जिसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल। अब जब टेबल बनाएंगे
तो यहाँ पे 50 बॉक्सेस का नुकसान कहाँ हुआ, रास्ते में वो नॉर्मल, और 50 का गोडाउन पहुंच के वो एबनॉर्मल। तो हम अपने पास जब बेटा करते हैं तो 1000 बॉक्सेस की कॉस्ट आई 5,05,000 माइनस नॉर्मल लॉस 50। क्या वैल्यू कम होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो यानी कि 950 की कॉस्ट कितनी है एक बार के लिए, 5,05,000। अब लगा बेटा कंसाइनी नॉन रेकरिंग खर्चा। वो कितना था, 2,000। तो यानी कि 950 की कॉस्ट कितनी है, 5,07,000। 950 की कॉस्ट कितनी है, 5,07,000। अब हुआ आपके पास एबनॉर्मल लॉस। फिफ्टी बॉक्सेस का ही कंसाइनी के गोडाउन में पहुंच के हो रहा था। तो अब आपके पास कैसे करेंगे, अगर 5,07,000 यूनिटरी मेथड, अगर 5,07,000 आपके पास 950 की है तो भाई 50 की कितनी हुई, ठीक है ना। तो 5,07,000 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 50, दैट इज 26684। वी आर जस्ट सेइंग कि किस लॉस की वजह से और किस जगह की वजह से वैल्यूज आर गेटिंग ऑल्टर्ड चेंज। तो 900 बॉक्सेस की बेटा कॉस्ट कितनी निकल के आ गई, 5,07,000 माइनस 26684, 480,316। और बेचे तो 750 है। तो यहाँ स्टॉक में जो पड़े हैं बेचा वो कितने बचे हैं हमारे, 900 माइनस 750, कम हो गया ना बेटा स्टॉक, और क्योंकि लॉस दोनों थे तो 150 है, 200 नहीं है बाकी केसेस की तरह। तो वैल्यू निकल के आएगी क्लोजिंग स्टॉक की, विच इज 480,316। अगर 900 की कॉस्ट है तो 150 की कितनी हुई, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय 900 इंटू 150, 80053, 52.67 है बेटा आपके पास, वो इतना आ जाएगा। तो हमारे पास 80053 आपके पास बन गया। तो यहाँ पे देखेंगे ऑब्वियसली नंबर ऑफ बॉक्सेस कम रहेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो गई। तो अब हमारे पास वैल्यूज कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 26684 बेटा एबनॉर्मल की है, 26684, तो वो मैंने एबनॉर्मल की दिखा दी। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम हो गया था 80053, जो कि हमारा कितना था दोबारा देख लेते हैं, 80053, ठीक है ना। सो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, कंसाइनमेंट स्टॉक। नाउ हम अपना प्रॉफिट देखेंगे बेटा, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो ही जाना है, क्योंकि नॉर्मल लॉस होने की वजह से उतना नुकसान हो ही गया, क्वांटिटी कम होगी तो स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, ठीक है ना। 26684 प्लस 80053 माइनस 5,00,000, 5,000, 7,000 एंड 30,000, तो 164,737। ठीक है जी। और फाइनली आपके पास अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या आ रहा होगा, टू कंसाइनमेंट, ये आपके पास कितना था बेटा, 26684 बाय बैंक क्लेम कितना मिला, 15,000, और बाय पीएनएल बैलेंसिंग फिगर विच इज 11,684। क्योंकि अब नॉर्मल लॉस का भी कॉस्ट बेटा बढ़ गई थी, क्योंकि नॉर्मल लॉस होने की वजह से पर यूनिट कॉस्ट गॉट इंक्रीज, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई थी ना नॉर्मल लॉस होने की वजह से, तो उससे फर्क पड़ा आपके। तो हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिला बेटा कैसे और किस प्रकार के लॉस से,
मैं दोबारा बोलूंगा, नॉर्मल है कि नॉर्मल, और किस जगह पे हो रहा है, उससे कैसे आपके पास वेरिएशन आ रही है। तो हमने अलग अलग अपने पास एग्जांपल्स करे जिससे मैंने आपके पास समझाया ये। तो हर केस में हमारे पास आंसर गॉट वेरी। ऑब्वियसली मैं ये भी बोल सकता था एबनॉर्मल रास्ते में हुआ, नॉर्मल गोडाउन में हुआ, तो ऑब्वियसली एबनॉर्मल वाले के लिए आपके पास अलग से वहां पे यूनिटरी मेथड लग रहा होता वो, और नॉर्मल बाद में आता, तो एक वो भी केस बन सकता है आपका। अल्टीमेटली हमें जो है कॉन्सेप्ट समझ आ गया भाई कहाँ पे हो रहा है और कौन से प्रकार का लॉस है, उससे कैसे फर्क पड़ेगा। और वो टेबल अप्रोच जो आपको मैंने बेटा सिखाई यहाँ पर, ये आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके कहीं दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। एक ये चीज और आ जाती है कई बार कि भाई अगर दोनों लॉस एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं, या रास्ते में या गोडाउन में, या रास्ते में या गोडाउन में, तो कौन सा पहला लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली द आंसर विल वेरी कि अगर आपने नॉर्मल पहले लिए कि एबनॉर्मल, क्योंकि एबनॉर्मल अगर पहले लोगे तो पर यूनिट कॉस्ट अलग है, और नॉर्मल पहले लेने से पर यूनिट कॉस्ट डिफर कर जाएगी। जैसे यहाँ पे था आपके पास भाई क्वांटिटी सिर्फ कम होती है ना क्योंकि नॉर्मल में, तो उस केस के अंदर आप अपनी अजम्पशन लिख के, अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा तो अजम्पशन लिख के देख लीजिए पहले नॉर्मल या पहले नॉर्मल, आप कौन सा ले रहे हैं, पहले नॉर्मल ले रहे हैं कि पहले एबनॉर्मल ले रहे हैं, उससे लेके आप अपने पास कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके पास जो मेनली रहता है वो आपका क्वेश्चन हमेशा क्लियर रहता है, कौन सा लॉस कहाँ पे हो रहा है, तो हमें उसकी ट्रीटमेंट समझना जरूरी है जो हमने अपने पास कॉन्सेप्ट से बात करी बेटा। सो यहाँ पर आपके पास ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी टेबल से हमारा इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आता है। गुड्स सेंट और कंसाइनर का खर्चा आ गया। अब नुकसान रास्ते में, नॉर्मल में सिर्फ क्वांटिटी कम होगी, अब नॉर्मल में दोनों कम हो जाएगा, ठीक है ना, अगर रास्ते में। फिर कंसाइनी का नॉन रेकरिंग आ रहा है, फिर आपके पास अगर नुकसान की बात है तब, और बाद में यूनिटरी मेथड लगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यूनिटरी मेथड लग रहा है और साथ साथ कंप्यूटेशन होती जा रही है, जिससे ये वाला आपके पास हमेशा कॉन्सेप्ट जो है वो इस टेबल अप्रोच से आपके पास वैल्यूज आ जाती है, अब नॉर्मल की भी क्लोजिंग स्टॉक की भी, सारी कंप्यूटेशंस एक ही बार में हो जाती है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने अपने पास बेटा सीखा कि नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस होने की वजह से और किस जगह पे होने की वजह से आपके पास वैल्यूएशन से कैसे फर्क पड़ता है। तो इससे आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से आपका बेटा क्लियर हो जाता है।